Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. So today in class 7, today is our lecture number 3, and today we discussed about represent a number in exponential form. That is your concept time 4 and available in your supplementary book page number 57. दिस इज अ रिप्रेजेंटिंग नंबर इन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वो आज हम सीखेंगे। Up to the end of this, yesterday we discussed the all the things squares and cubes of the different numbers, and up to the practice question number 2 we have to solve. So today we have to start from the concept time 4, and this is for the representing a number in exponential form. Okay, so let us start with that points. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द रिप्रेजेंटिंग 243 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यदि आपको ऐसा बोला गया है, आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक में भी देख सकते हो कि 243 का रिप्रेजेंटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो वैसे ही चीज आपकी अपनी बुक में भी देखा है कि वी कैन फैक्टराइज द नंबर 243 का पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे जो आगे हम सीख चुके हैं। So we have to use the here 243 as a factorize first. So 243 को 3 से डिवाइड करेंगे। So 81 को 3 से 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, then 9. Then we have to using here the 3 3s are 9, and that's why we have to using the prime factorizations of 243. आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसमें 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और बाद में कितने 3 हमें मिले, 5 3 मिले, तो 3⁵ इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 243। बस इतना ही करते जाना है। इट्स वेरी इजी थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे 5 3 है तो 243 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में 243 कैसे लिखा जा सकता है। तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, बाद में जो भी चीज हमें मिलती है उसका एक्सपोनेंट सेम बेस है तो इसका एक्सपोनेंट लगा देंगे। तो 3 का कितनी बार है यहाँ पे, 5, so 3⁵ इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लाइक दैट वे। समझ में आ गया? So 243 is expressed as a power of product of prime factors. That's why we get 3⁵. Similar way we are using the 18,000, that is also be given over here. सपोज हमें ऐसा करना है कि 18,000 इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर 18,000। वो इसको कैसे करेंगे, 18,000 18 इंटू 1,000 करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 18 एंड 1,000, सो वी गेट 18, सो दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3s are 6, 6 3s are 18, और 1000 में 10 इंटू 10 हम यूज करेंगे। सो 18 का वैसे हमें 2 इंटू 3 इंटू 3 मिल रहा है, वैसे 1000 का हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 मिलेगा। तो वैसे ही हम यूज करेंगे 10 मतलब 2 इंटू 5, और भी फर्दर हम यूज कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, then we have to use 2 into 5, 2 into 5 into 2 into 5. So we get finally 2 into 5 into 2, 2 into 5. Both of the place we have to put. So then after we have to using here finally we got that 2 into 3। आप सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में जो मैं पढ़ रहा हूँ वहां पे ध्यान देंगे। जैसे कि ऊपर का तो आपको पता चल गया कि 2 into 3 into 3 है, वैसे 10 का 2 into 5, ईच 10 का 2 into 5 है, तो 2 into 5, 2 into 5 एंड 2 into 5, यानी सेकंड रो हमारी खत्म हो गई। अब थर्ड रो में हम क्या करेंगे, 2 into 2, मतलब जितने भी 2 है उसको एक साथ में ले लेंगे, तो 2 into 2 into 2 into 2, यानी 4 टाइम 2 है, दैट्स वाई फर्स्ट वी पुट द 2, देन आफ्टर 2 टाइम्स 3 है, देन वी पुट द 3/3, एंड देन आफ्टर कितने 5 है, 1 2 and 3, so that's why we have to put 5 into 5 into 5। तो 2 का फोर्थ हो गया, यानी 2 का पावर कितना हो गया, 2 4 टाइम्स है तो 2⁴, 3 2 टाइम्स है तो 3⁵2, 5 3 टाइम्स है तो 5⁵3। So putting all 2s 3s and 5s together,
Obviously 2 raised to 3, 2 raised to 4, 3 raised to 2 and 5 raised to 3. So same way we are using for 18,000. So finally ये तीनों का हम प्रोडक्ट एक साथ में कर सकते हैं. So can we also write like that way? Obviously. So 2 raised to 4, 3 raised to 2 and 5 raised to 3. अब ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 है वहां पे और 3 रेस टू है तो 2 इंटू 3 रेस टू 2 कर दो और 10 रेस टू 3 कर दो तो भी हो सकता है ना. तो ऑब्वियसली नो, बिकॉज 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर. क्योंकि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी 10 करके हम रख सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 18,000 में जो भी हम प्राइम फैक्टर से मिले अभी जो प्रोसीजर पूरी की उस प्रोसीजर से तो हमारा आंसर 5 रेस टू 3 आता है. बट हम कभी ऐसा नहीं रख सकते कि 10 रेस टू 3 यदि हमने रख दिया तो नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर. क्योंकि प्राइम नंबर होता है उसका एक ही रूल होता है, वो आपको पता है कि जो भी नंबर होता है उस नंबर इटसेल्फ और एक ही उसके फैक्टर होते हैं. जैसे कि 2 है तो 2 इटसेल्फ और एक 1 दो ही इसके फैक्टर होते हैं. 3 है तो 3 इटसेल्फ और एक 1 उसका फैक्टर होता है. वो सब नंबर्स होते हैं, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं. वाइल 10 का 5 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 10 इटसेल्फ भी फैक्टर और 1 भी है, मतलब मोर देन 2 factors of 10. That's why it is not a prime number. So let us move on to the next one. 6125 प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आप निकाल सकते हो वैसे ही जैसे अभी हमने ये प्रोसीजर सीखी है. तो आप ये दोनों का फैक्टर्स आप निकालेंगे 6125 और 9000 का. जैसे मैंने यहाँ पे बताया है वैसे ही आप कर सकते हो और अपने बुक्स में रफ बुक में आप लिख सकते हो. और ये सब प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि जब हम वीडियो देखते हैं तो इसमें से आपको कौन सी चीज़ मैंने सिखाई है उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप अपनी फेयरबुक में भी लिख सकते हो या रफ में साथ में लिख के आप होमवर्क में सेंड कर सकते हो. ओके, तो ये प्रोसीजर से आप प्राइम फैक्टराइजेशन से आप करेंगे. वैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म 512 और 343 का भी आप करेंगे. ये 4 चीज मैंने आपको होमवर्क में दी है. ये चारों 4 चीज आप ऐसे मेंशन करेंगे 512 343 ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है. तो ये चीज तो आपके लिए इजी हो गई. अब हम देखते हैं कि हियर समथिंग पैटर्न्स ऑफ फॉलोइंग और नॉट. -1 का मतलब -1 का स्क्वायर +1 होगा. -1 टाइम्स है तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा. -1 का फोर्थ क्या होगा, मतलब फोर्थ पावर कितना होगा, वो भी पॉजिटिव होगा. और यदि वो 5 टाइम्स है तो माइनस होगा. मतलब 3 और 5 में आपको मिला माइनस. 2 और 4 में आपने देखा कि 2 और 4 में वो आंसर मिलता है पॉजिटिव. आप देख सकते हो पूरी पैटर्न. तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, -1 के ऊपर यदि ऑड नंबर कोई भी ऑड नंबर है तो वो -c रहेगा. और यदि मतलब कोई भी नंबर्स के ऊपर उसका एक्सपोनेंट यदि ऑड नंबर है then automatically it gives the negative number. So if we multiply -1 odd number of times 3, 5 and so on, the product is always negative. समझ में आ गया. तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर यदि आपका जो बेस है वो नेगेटिव है और नेगेटिव के ऊपर यानी एक्सपोनेंट यदि कोई ऑड नंबर आता है तभी आपका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही होगा. ये याद रखना है. जो आज मैंने लाइव वीडियो में भी आपको बताया वही चीज किसी ने डाउट मुझे पूछा था तो इसी रिलेटेड मैंने सुबह में भी आपको बताया था, वही चीज आप मेंशन करेंगे. ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है. और यदि इवन नंबर है तब पॉजिटिव होगा, ऑड नंबर है तो नेगेटिव होगा. इवन नंबर यदि एक्सपोनेंट के फॉर्म में आया किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर तब आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. ये भी याद रखना है. ओके, नेक्स्ट वन यही चीज मैं आपको बताना चाहता था और ये चीज आप ध्यान से देखिएगा. justify the pattern holds true or any negative base like -2 and -3 and so on.
कोई भी नंबर हो, बेस तो कोई भी हो बट वो नेगेटिव होना चाहिए, बट आपको याद रखना है बेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव। नेगेटिव हो तभी हमें ध्यान रखना है, पॉजिटिव है तो बेस पॉजिटिव हो तो उसमें हमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं होता, ये भी याद रखना है। तो जब भी हम देखते हैं बेस हमारा नेगेटिव है तो इसके ऊपर यदि और नंबर है तो आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा। यदि नेगेटिव बेस के ऊपर एक्सपोनेंट यदि इवन नंबर है देन वी ऑलवेज गेट द पॉजिटिव। तो ये पैटर्न्स आपको समझ में आ गई होगी और ये चीज अच्छी तरह से आप समझना। सो लेट अस मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट्स। So let us move on to the practice question 3.1 that is available on your SB5। आपके पेज नंबर 58 के ऊपर जो पहली प्रैक्टिस क्वेश्चन दी गई है 3.1 उसको हम आज कंसीडर कर लेते हैं। ये पूरा जो टेबल है, ये टेबल यहाँ पे आंसर के साथ दिया गया है, बट यू कैन ऑल्सो फिल अप दिस ऑल द रोज दैट इज अवेलेबल इन योर बुक SB5। उसमें जो टेबल दिया गया है वो टेबल आपको फिलअप करना है, पेंसिल से फिलअप करो और देन यू हैव टू सेंड दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 एज अ होमवर्क। आज का होमवर्क भी यही रहेगा, बट यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग्स फ्रॉम द वीडियो। यहाँ पे आपको दिया गया है कि कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, नंबर बेस एंड एक्सपोनेंट एंड देन एक्सपांडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पहला नंबर है 8⁻3, इसका बेस क्या है? तो हम बता सकते हैं कि 8⁻3 का बेस 8 है और एक्सपोनेंट क्या है 3 है। एक्सपांडेड फॉर्म में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8। और स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हमें लिखना है तो तीनों का प्रोडक्ट जो आता है, तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। वैसे ही दूसरे में आप जाएंगे तो दूसरे में जहां जहां ब्लैंक सेल है वो ब्लैंक सेल भी आपको फिलअप करना है। कैसे करना है कि सपोज यहाँ पे बेस -6 है तो और एक्सपोनेंट 4 है तो वो नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है -6⁻4। और -6⁻4 को एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं -6 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर मिलता है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वहां पे आप पता है कि इवन नंबर दिख रहा है। -6 के ऊपर कौन सा नंबर दिख रहा है अभी हमने सीखा, वो कौन सा नंबर है 4 है, 4 यानी इवन नंबर। इवन नंबर होगा तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आंसर प्रोडक्ट का आ रहा है 1296 वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा। ओके, तो ऐसे ये पूरा 3.1 है वो आपको कंप्लीट करना है। तो मेरे ख्याल से ये आप कंप्लीट कर सकते हो, बट दिक्कत जब आपको आती है वो कहाँ पे आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2:9 तक ये 10⁵ वाला तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे मेरे साथ तो ही आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। SB5 पेज नंबर 58 का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है उसमें 3.1 का टेबल हम कंप्लीट कर रहे हैं यूजिंग दिस वीडियो। आपके सामने यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है, वो आंसर आप वहां से देख सकते हो। ओके, सो 10⁵ तक ये तो सब पता चल जाता है। यहाँ पे 8 वाला जो पोर्शन है और लास्ट वन जो लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको 8⁵, 8 का 5 एक्सपोनेंट है, 8 5 टाइम्स आपको आगे दिया गया है। इसका मतलब कि एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। यदि ये 5 मिल जाता है तो नंबर आपको मिल जाएगा 8⁵। और तीनों पांचों 5 8 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,768 आपका आंसर मिलेगा। अब उसकी दूसरी स्क्रीन, क्योंकि नीचे वाला पार्ट भी आपको कंप्लीट करना है तो ये पूरा आप पोज करके भी लिख सकते हो। आप अपना वीडियो पोज कर दो और पोज करके यू कैन ऑल्सो राइट और फिल अप ऑल द कंटेंट्स विथ द कॉन्सेप्ट। याद रखो कि ऐसे ही फिलअप नहीं कर लेनी है, कॉपी नहीं कर लेनी है, बट याद रख के करनी है कि कैसे ये फिलअप हो सकता है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टेबल। इसमें मेनली आपको जो हार्डर वन पार्ट लगता है वो ऐसा लगता है कि 3⁴ इंटू 2�7। अब उसमें बेस और एक्सपोनेंट में कुछ नहीं लिखना है, जैसे कि 3⁴ इंटू 2�7 वहां पे आपको सॉलिड पार्ट से ऐसे लाइनिंग दी गई है। इसका मतलब ऐसा है कि वहां पे कुछ फिलअप नहीं करना है। तो आपको
ये फिलअप नहीं करना है तो आगे क्या करेंगे, तो एक्सपांडेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3 4 मतलब 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 7 मतलब 2 का 7 टाइम मल्टीप्लाई, वो एक्सपांडेड फॉर्म में आप लिख लो। फिर ये सभी का आपने प्रोडक्ट किया तो देन इट विल गिव्स अस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वैसे ही 2 3 इंटू 2 इंटू 5 सेकेंड वन है, उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये चीज हम कहाँ से लाए, मतलब हमें यहाँ पे तो कुछ पता नहीं है, हम कैसे उसको यूज करेंगे, और वाई हाउ कैन वी पुट इट 1800। तो आपको अभी मैंने सिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारे पास तो टेबल में 1800 ही दिख रहा है, तो 1800 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 आएगा, 900 को 2 से डिवाइड करेंगे 450 आएगा, 450 को 2 से डिवाइड करेंगे देन 225 आएगा, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी मैंने सिखाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो अभी वीडियो की बिगिनिंग में हमने सीखा, वही मेथड वहां पे अप्लाई कर देनी है। समझ में आ गया? तो ये स्पेसिफिकली 1800 और 3125 ये दोनों में ऐसा करना है। जब लार्जेस्ट नंबर होता है तब हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। ओके, तो इसी तरह से ये पूरा टेबल आपको आज फिलअप कर देना है, और उसकी कैलकुलेशन जो होती है टेबल में आप फिलअप कर दे, उसकी कैलकुलेशंस भी आपको फेयरबुक में नीचे लिखते जाना है। समझ में आ रहा है ना? पहला पॉइंट ले लिया, तो पहला पॉइंट में आपने जो जो फिलअप किया उस कैलकुलेशन के साथ आपको नीचे कैलकुलेशन करनी है, और ऐसे ही टेबल में पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। ओके, तो आज का होमवर्क आपका रहेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1। अब हम आज के इसी पॉइंट्स को यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, बट बिफोर वी आर गोइंग ऑन, the concept is that suppose we are using complete the table, after completion of the table you can also write this। कितने पार्ट है टेबल के? पहला पार्ट मैंने अभी दिखाया आपको, पहला पार्ट यहाँ पे है, ये पहला पार्ट, और बाकी का पार्ट जो है वो सेकंड वन पार्ट में यहाँ से आपको दिखेगा। मतलब ये पूरी चीज है, वो जो ब्लू लाइन है वो ब्लू लाइन आंसर से, मतलब कैलकुलेशन से आपको समझ के बाद यू हैव टू राइट इन दिस ऑल द पोर्शन। सीधा आप लिख लो ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू नोइंग अबाउट दैट। ये नंबर दिया गया है तो बेस और एक्सपोनेंट कैसे लिख सकते हैं, यदि बेस और एक्सपोनेंट दिया है तो नंबर कैसे लिख सकते हैं, नंबर दिया है तो बेस एक्सपोनेंट एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये चारों चीज आप समझ लो तभी आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। ओके, so first you read from the supplementary book as well as from my video, and then you have to write. So it's okay for you. I think we conclude this session today up to end of this, and I hope so that you understood well up to the 3.1. All these things also be right in your fair book, so parallel you have to make the fair book. So today we have to take only two concept time 4, रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड आगे मैंने आपको 4 चीज ऐसी भी दी है जो भी आपको होमवर्क में करनी है। ये तो पूरा 3.1 प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 तो आपको करना ही है, ये पूरा टेबल, बट यू हैव टू ऑल्सो डन 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैंने इस वीडियो में दिए है। मतलब पूरा वीडियो यदि आप देखेंगे तो ही पता चलेगा कि विच थिंग्स एडेड इनटू द होमवर्क। ओके, so up to the concept time 4, concept time 5 that is related with the concept time 5 and concept type 6। तो इसमें concept time 5 दिया गया है, इसमें रूल्स है, वो रूल्स ऐसे है कि पावर्स विद द सेम बेस। यदि आपका रूल्स यहाँ पे इंडिकेट्स कर रहा है, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट टाइम 5 जो है ये पूरा, ये उसके ऊपर अंडरलाइन कर दो, ये आईएमपी के पोर्शन पे रखो, क्योंकि ये जो 3 चीज आपको बताई गई इसमें 5 रूल्स जो सीखने हैं, पांचों 5 रूल
बीच वाली जो कॉलम है उसमें दिए गए। सपोज पहले ऐसा दिया गया कि a रेस टू m इंटू a रेस टू n। आप कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, आपके सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 58 के कॉन्सेप्ट टाइम 5 की मैं बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट टाइम 5 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिया गया है, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको इस बुक में से अच्छी तरह से करना है। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो लेट अस मूव ऑन टू द दैट पोर्शन। और ये पोर्शंस है, इसमें पावर्स विद द सेम बेस, पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट एंड पावर ऑफ ए पावर, ऐसे तीन फील्ड दिया गया है। और तीन फील्ड में टोटल रूल कितने हैं? बीच वाली कॉलम मैंने अभी बताया, बीच वाली कॉलम यानी पेज नंबर 58 एंड पेज नंबर 59 में पूरा ये टेबल होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पहले इंपॉर्टेंट कर दो, उसको 2-3 बार आप अपने एक अलग पेज पे लिख के अपने डेस्क पे रखो। तो जब भी आप पढ़ोगे तो ये रूल आपके सामने आएगा। और रूल जितनी बार आप पढ़ोगे इतनी बार, क्योंकि रूल जैसे ही बीच वाले मॉडल में दिया है कॉलम में, वैसे ही लास्ट वन कॉलम में एक एग्जाम्पल दिया है। यदि ये साथ में रख के आप करेंगे तो दैट इज वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट टाइम 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, उसके बारे में भी आप आज अपनी प्रोसीजर पूरी करना। मैं नेक्स्ट सेशन में वही सेशन से मैं स्टार्ट करूंगा। तो ये पूरा जो टेबल है वो भी एक डेस्क के ऊपर, एक टेबल के ऊपर, एक पेपर के अंदर और आपकी फेयर बुक में भी ये पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिख देना तीनों कॉलम के साथ। ओके, एक एग्जांपल, एक नेम ऑफ द लॉज एंड सेकंड वन विच काइंड्स ऑफ द लॉज इज देयर। तो जो मिडल वाली कॉलम है वो उसका भी इंडिकेशन होना चाहिए। ओके, सो पेज नंबर 58 एंड 59 ये दोनों आपको कंसिडर करना है, उसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट खास करके आप अपने पेज में लिख देना। ओके, तो आज का होमवर्क हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 जो यहाँ पे दिख रहा है, दो टेबल्स, ये पूरा SB5 में वो पूरा टेबल आपको कंप्लीट करना है। और दूसरी चीज आपको मैंने बताई कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो पूरा टेबल है वो आप अपनी फेयर बुक में और टेबल में जहाँ पे भी आपको जगह मिले वहाँ पे अच्छी तरह से इम्पोर्टेंटली, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ब्लैंक्स में भी आ सकता है, सम्स में भी आ सकता है। सो यू कैन वेरी पावरफुल विथ गेटिंग दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, सो दैट टेबल, होल टेबल you can also send with today's homework. Okay, so we will meet very soon into the next lecture. But we conclude this. Before that, if you having any kind of the doubt, then you can ask. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.